ड्यू डिलिजेंस इज यूज टू इन्वेस्टिगेट एंड evaluate a business opportunity, verify agreements encumbrances on the assets, their title and ownership, intellectual property, health, safety and environment laws, etc. ठीक है, तो ड्यू डिलिजेंस क्या इंप्लाई करता है? इट इंप्लाइज द जनरल ड्यूटी टू एक्सरसाइज केयर इन एनी ट्रांजैक्शन. ओके, मतलब जनरल ड्यूटी इसमें है कि हर ट्रांजैक्शन में आपको केयर करनी है, मतलब एक तरह से ड्यूटी आपकी है. ठीक है, मतलब ड्यू डिलिजेंस करते टाइम ये ड्यूटी है. ठीक है, मोस्ट लीगल डेफिनेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस डिस्क्राइब्स इट एज अ मेजर ऑफ प्रूडेंस एक्टिविटी or assiduity and as is properly to be expected from and ordinarily exercised by a reasonable and prudent person under the particular circumstance. ठीक है, not measured by any absolute standard but depends on the relative facts of the specific case. ठीक है, ड्यू डिलिजेंस इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन का ही एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स परफॉर्म करते हैं. इनके क्या करते हैं इसके अंदर, इनटू द डिटेल्स ऑफ अ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट, सच मतलब पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स में जाने के लिए करते हैं. कौन है? इन्वेस्टर्स करते हैं. ठीक है, इसलिए इसको इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस बोला गया है. सच एज एन एग्जामिनेशन ऑफ ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट. ठीक है, इट इंटेल्स conducting inquiries for the purpose of timely, sufficient and accurate disclosure of all material statements, information or documents which may influence the outcome of the transaction. ठीक है, मतलब इंक्वायरीज करनी है भर भर के इसके अंदर, टाइमली, सफिशिएंट एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर देने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ भी ऐसा कुछ है उसके लिए इंक्वायरी करनी है. ठीक है, जिससे ट्रांजैक्शन के आउटकम पे इन्फ्लुएंस आ सकता है. फिर है ड्यू डिलिजेंस इन्वॉल्व्स अ केयरफुल स्टडी ऑफ द फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल पॉसिबिलिटीज फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग प्लान्स. ठीक है, उसके बाद क्या है, ड्यू डिलिजेंस इन्वॉल्व्स एन एनालिसिस कैरिड आउट बिफोर एक्वायरिंग अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. मतलब कोई कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लेने से पहले किसी एंटिटी के अंदर ये पहले ड्यू डिलिजेंस किया जाता है इन अ कंपनी टू डिटरमिन दैट द कंडीशंस ऑफ द बिजनेस कंफर्म विद व्हाट हैज बीन प्रेजेंटेड अबाउट द टारगेट बिजनेस. मतलब एक तरह से कंफर्म करने के लिए कि कंडीशन ऑफ द बिजनेस कंफर्म विद दैट व्हाट हैज, मतलब एक तरह से जो दिखाया जा रहा है वो असली में है कि नहीं है. ठीक है, about the target business. Also due diligence can apply to recommendation for an investment or advancing a loan or credit. ठीक है, उसके बाद क्या है, ड्यू डिलिजेंस में ऑल्सो भी रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड इन केस ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग. ठीक है, मतलब बिजनेस को चेंज हो रहा है, मतलब ठीक है समझ लो, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग हो रही है. ठीक है, वीसी फाइनेंस हो रहा है एंड लैंडिंग हो रही है, लेवरेज्ड बाय आउट्स हो रहे हैं, जैसे मैनेजमेंट मतलब पब्लिक से प्राइवेट बन रही है कंपनी, प्राइवेट से बाद में पब्लिक बन जाएगी. ठीक है, लेवरेज बाय आउट कहते हैं ना इसे. ठीक है, पब्लिक ऑफरिंग हो रही है, आईपीओ वगैरह आ रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है. फिर इसमें कॉर्पोरेटाइजेशन हो रही है. ठीक है, मतलब कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं एटसेट्रा. समटाइम्स इन अ रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज व्हाइल द यूनिट में रिमेन विद इन अ ग्रुप. मतलब कह रहे हैं यूनिट तो ग्रुप के अंदर ही रहेगा बट इट में पास फ्रॉम द अंडर द चार्ज ऑफ वन मैनेजमेंट टीम टू दैट ऑफ अनदर टीम. मतलब कोई और टीम के पास चला जाएगा बस सब. ठीक है, इतना फर्क होगा. दिस सिचुएशन ऑल्सो गिव्स राइज टू द नीड फॉर ड्यू डिलिजेंस रिव्यू. यहाँ पे भी रिव्यू करवाना पड़ सकता है हमें. ठीक है, उसके बाद है वन सच एमर्जिंग एरिया is around mandatory human rights and environmental due diligence. ठीक है, फिर है the OECD due diligence guidance for responsible business conduct sets out an expectation that how an enterprises can carry out risk based due diligence. ठीक है, under OECD RBC due diligence standards enterprises are expected to carry out risk based due diligence to identify, prevent and mitigate and account for how they address actual and potential adverse impacts to people, society and planet. ठीक है, मतलब ये सब करना होता है. इसमें इन्होंने ऐसे लिख दिया, ज़्यादा ज्ञान दे दिया, एमसीक्यू में चांस कम आने का. फिर है डिफरेंस बिटवीन ड्यू डिलिजेंस एंड ऑडिट. ठीक है, इट नीड्स टू बी अंडरलाइन दैट ड्यू डिलिजेंस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट. ये तो पता ही हमें. ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद द व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन. वेयर एज ड्यू डिलिजेंस क्या होता है, ड्यू डिलिजेंस रेफर्स टू एग्जामिनेशन ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट टू कंफर्म ऑल मटेरियल फैक्ट्स ऑफ द पर्सपेक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी. ठीक है, और उसके अंदर लिखा है इन्होंने, हाँ, इट इन्वॉल्व्स रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एज डीम्ड रेलिवेंट एंड मटेरियल. ठीक है, सिंपली पुट, सीधी भाषा में बोलो, ड्यू डिलिजेंस एम्स टू टेक केयर दैट अ रीजनेबल पर्सन शुड टेक केयर बिफोर एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट और अ ट्रांजैक्शन विद अनदर पार्टी. ठीक है, बस ये ध्यान रखना, इसे कोई आम बंदा करेगा ना कोई ट्रांजैक्शन, रीजनेबल पर्सन इसे एग्रीमेंट में जाने से पहले कोई जो जांच करेगा एक तरह से, वो ड्यू डिलिजेंस करती है. उसका पर्पज ये होता है. ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस के ड्यू डिलिजेंस की, तो इन्होंने सीधा पॉइंट्स पढ़ते हैं. देयर आर मेनी रीजन फॉर कैरिंग आउट ड्यू डिलिजेंस इंक्लूडिंग टू कंफर्म दैट द बिजनेस व्हाट इट अपीयर्स टू बी. जो दिख रहा है वो सही में है कि नहीं है पता करेंगे, पहला पॉइंट तो ये है. दूसरा है कि कोई टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल डील किलर इफेक्ट्स इन द टारगेट कंपनी एंड अवॉइड अ बैड बिजनेस ट्रांजैक्शन. कहते कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत कोई तगड़ी चीज है जो हमें ऊपर से नहीं पता चल रही. ठीक है, टारगेट कंपनी के बारे में, बट ऐसी चीजें अगर पता चल गई तो भाई सब कभी भी ये डील होना नहीं वाली हमारी. डील किलर डिफेक्ट है वो. ठीक है,
एंड अवॉइड बेस्ट, मतलब वही बैड बिजनेस ट्रांजेक्शन अवॉइड हो सके। ड्यू डिलिजेंस का ये मेन इंपॉर्टेंट, मतलब एक तरह से इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है। मतलब रीजन है करने का ड्यू डिलिजेंस क्यों की जाती है, ठीक है। पहले तो हमने पढ़ लिया कि टू कंफर्म दैट व्हाट इट, मतलब बिजनेस इज व्हाट इट अपीयर्स टू बी, फिर है डील किलर इफेक्ट ढूंढना है आपको, एंड अवॉइड अ बैड बिजनेस ट्रांजेक्शन। फिर है थर्ड, टू गेन इन्फॉर्मेशन दैट विल बी यूजफुल फॉर वैल्यूइंग द एसेट्स, डिफाइनिंग रिप्रेजेंटेशंस एंड वारंटीज एंड और नेगोशिएटिंग प्राइस कंसेशन, ठीक है। मतलब इन्फॉर्मेशन लेनी जिससे हम, मतलब जिससे हम थोड़ा फायदा हो सके हमारे एसेट्स को वैल्यू करने में, रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन करने में, एंड वारंटीज वगैरह को देखने में, ठीक है, एंड कंसेशन वगैरह लेने में, ठीक है। एंड टू वेरीफाई दैट द ट्रांजैक्शन कंप्लाइज विद इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये वेरीफाई करो कि ट्रांजैक्शन कंप्लाई करती है इन्वेस्टमेंट या एक्विजिशन क्राइटेरिया से, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस, ड्यू डिलिजेंस कैन बी सब क्लासिफाइड इनटू डिसिप्लिन वाइज एक्सरसाइजेज इन फॉलोइंग मैनर, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म तो क्या है, हमारी शॉर्ट फॉर्म इसकी है तो सही है शायद, हाँ, CIT फाइनेंशियली पीएल, क्या CIT होता है ना, अगर इनकम टैक्स का किसी ने काम किया तो पता होगा, CIT होता है ना, कमीशन ऑफ इनकम टैक्स, और CIT फाइनेंशियली पीएल गया। सी से हमारा कमर्शियल या ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस, इसके अंदर क्या, इसके अंदर एक तरह से सारे ही आ जाते हैं, पर मतलब बोलने को आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या इट इज जनरली परफॉर्म्ड बाय द कंसर्न एक्वायरर इन एंटरप्राइज इन्वॉल्विंग एन इवैल्यूएशन फ्रॉम कमर्शियल, स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेदर प्रपोज मर्जर वुड क्रिएट ऑपरेशनल सिनर्जीज और नॉट, ठीक है। सेकंड है हमारा फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, मतलब सी आई से ना, आई से पहले बढ़ते हैं, आई से हमारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। फिर टी से, मतलब आई सिंपल है तो टी से हमारा टैक्स ड्यू डिलिजेंस, मतलब एक तरह से ये कहते हैं हेल्पफुल होता है, ऑल कैश डील जब होते हैं तब। इट इज अ सेपरेट ड्यू डिलिजेंस एक्सेस, बट सिंस इट इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी, इट इज जनरली इंक्लूडेड इन, मतलब जनरली कहते हैं फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के अंदर ही आ जाता है, बट है अलग से कंपोनेंट है एक तरह। द अकाउंटेंट हैज टू लुक एट द टैक्स इफेक्ट ऑफ द मर्जर और एक्विजिशन, ये तो भाई काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, सेक्शंस वगैरह भी है इसके अंदर इनकम टैक्स के अंदर इसके लिए, ठीक है। CIT फाइनेंशियली पहले गया, FCF फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। फाइनेंशियल से क्या हो गया, इट इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन परटेनिंग टू फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द एंटिटी, इट शुड बी परफॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस, मतलब पहले जब क्या कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस कर लिया आपने, उसके बाद फाइनेंशियल पे आ जाओ, ठीक है। CIT फाइनेंशियली, फाइनेंशियल वाला हो गया, पीएल गया, PEL, पी से हमारा पर्सनल ड्यू डिलिजेंस, पर्सनल ड्यू डिलिजेंस, मतलब जो भी एंटिटी के पर्सनल पॉलिसीज वगैरह हैं वो आर इन लाइन और कैन बी चेंज टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब एंटिटी की पॉलिसी क्या है, मतलब पर्सनल को लेके, एम्प्लॉइज वगैरह को लेके, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, पेल गया, ई से हमारा एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस, इट इज कैरिड आउट इन ऑर्डर टू स्टडी द एंटिटीज एनवायरमेंट, इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टिवनेस टू द एक्वायरर एंटिटी, मतलब एक्वायरर एंटिटी एनवायरमेंट में अडेप्ट कर पाएगी उसके साथ, ठीक है। तो एल से हमारा लीगल ड्यू डिलिजेंस, इसमें क्या है, जिसमें भी रिक्वायर्ड वेयर लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द एंटिटी आर रिव्यू, ठीक है। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द एंटिटी और कंप्लायंस विद वेरियस स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स अंडर वेरियस लॉ, ठीक है। पेल गया, ठीक है, हो गया हमारे टाइप्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस। अब पहले बढ़ते हैं फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। फाइनेंशियल के अंदर क्या आता है, एट टाइम्स द फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस रिव्यू इज इंटरप्रेटेड एज कंप्लीट ड्यू, करिए इसको ही सॉरी मैंने पहले बोलता था कंप्लीट वाले को मानते हैं जब मैंने शुरू किया था, बट नहीं, फाइनेंशियल को मानते हैं, इट इज लाइक इसको कई बार ऐसे मान लेते हैं कि यही कंप्लीट ड्यू डिलिजेंस रिव्यू है, since it is supposed to ascertain the financial implications of all the other due diligence reviews, ठीक है। This is thus however not appropriate, ठीक है। The term financial due diligence should be used with caution, ठीक है, unless the scope of financial due diligence to be performed is wide enough to cover all the aspects, it should not be confused, मतलब कह रहे हैं अगर ऐसा है कि फाइनेंशियल में सारा कुछ ही कवर कर रहे हो फिर आप कह सकते हो, बट अदरवाइज नहीं आप कह सकते, ठीक है। उसके बाद इट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉरगोइंग दैट द role of financial due diligence commences only after price has been agreed from the business or for the business or a restructuring plan is framed, ठीक है। The initial price and other decisions are taken on the basis of net worth as well as trend of profitability, ठीक है, of the target company, ठीक है, with an assumption that all contingent liabilities, ठीक है, or contingent liability that may impact the future of the business have been recorded, ठीक है। The principal objective of financial due diligence therefore is usually to look behind the veil of initial information provided by the company and to assess the benefits and cost of the proposed acquisition or merger, ठीक है। मेरा बाइंग कैसे करोगे, बाय इंक्वायरिंग इनटू ऑल रेलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ऑफ द बिजनेस टू बी एक्वायर्ड और मर्ज्ड विद। यस, नेक्स्ट टॉपिक है, इफ अ फुल फ्लेज्ड फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस इज कंडक्टेड इट वुड इंक्लूड द फॉलोइंग मैटर्स इंटर अलाया इन इट स्कोप द फॉलोइंग, ठीक है। क्या कहेंगे, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, सीएम का एचआर मोटा है, मोटा से होगा फैट, सीएम एचआर इज फैट, सीएम एचआर इज फैट, ठीक है। सी से होगा, सी से क्या, कैश फ्लोज, ठीक है। एम से हो गया हमारा मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज, ठीक है। एच से हो गया हमारा हिस्ट्री ऑफ द टारगेट कंपनी एंड बैकग्राउंड ऑफ प्रमोटर एंड आर से हो गया रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फिर आई इसका एस से हो गया हमारा स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, ठीक है। फिर हो गया फैट से फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड टैक्सेशन। अब पढ़ते हैं हम मतलब एक तरह से सीरियल ऑर्डर में,
कैश फ्लो में क्या देखना है, कैश फ्लो में देखो हमें देखना है रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल कैश फ्लोज एंड देयर पैटर्न वुड रिफ्लेक्ट द कैश जनरेटिंग एबिलिटीज ऑफ द टारगेट कंपनी एंड शुड हाईलाइट द मेजर ट्रेंड। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो इफ द कंपनी इज एबल टू मीट इट्स कैश रिक्वायरमेंट। ये देखना पड़ेगा ना कि भाई कंपनी जिसको हम एक्वायर करने जा रहे हैं वो अपने एक तरह से मतलब कैश रिक्वायरमेंट मीट कर पा रही है थ्रू द इंटरनल अक्रूवल्स, और डज इट हैव एक्सटर्नल, मतलब उसको एक्सटर्नल हेल्प मिल जाती है अगर बाहर से जरूरत पड़ती है, कई बार अंदर पैसा नहीं होता तो। ठीक है, तो इसमें इट इज नेसेसरी टू चेक दैट इफ द कंपनी एबल टू ऑनर इट्स कमिटमेंट्स टू इट्स ट्रेड पेबल्स टू द बैंक्स और टू द गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, मतलब एक तरह से कंपनी अपनी कमिटमेंट फुलफिल कर पा रही है। सेकंड है कितनी जल्दी पैसा ला पाती है, मतलब कितना जल्दी अपने ट्रेड पेबल्स को टर्न कर पा रही है। ठीक है, एंड ROC अच्छा ला पा रही है, मतलब जो भी एक तरह से फंड डिप्लॉय किया है उसके ऊपर रिटर्न सही ला रही है। ठीक है, और उसके बाद है फंड्स कहीं आइडल तो नहीं पड़े, मतलब अगर सारे बेनिफिट मैक्सिमम ले रही है ना, मतलब आइडल फंड तो नहीं रख रखे ऐसी फालतू में जो कोई इंटरेस्ट ही नहीं कमा रहे। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट पैटर्न देखो एंड इजीली रियलाइजेबल है ना, ऐसे तो नहीं क्रिप्टो में डाल रखे और कोई मतलब ऐसे रिस्ट्रिक्शन है कि कोई आ नहीं सकता इजीली पैसा वहां से। ठीक है, उसके बाद हमारा CM का M से है हमारा management and employees. In most of the companies which are available for takeover, the problem of excess workforce is often witnessed. It is important to work out how much of the labor force has to be retained. ठीक है, it is also important to judge the job profile of the administrative and managerial staff to gauge which of these matches the requirements of the new incumbent. ठीक है, due to complex set of labor laws applicable to them, ठीक है, companies often have to face protracted litigation from its workforce and it is important to gauge the likely impact of such litigation. ठीक है, it is important to see if all employee benefits like PF, ESI, gratuity, leave and superannuation have been properly paid or provided or for funded. ठीक है, in case of unfunded gratuity an actuarial valuation of the liability has to be obtained from a reputed actuary. ठीक है, ये हो गया हमारा CM। उसके बाद H से ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टारगेट कंपनी एंड बैकग्राउंड ऑफ इट्स प्रोमोटर्स। ठीक है, द अकाउंटेंट शुड बिगिन द फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस रिव्यू बाय लुकिंग, मतलब क्या है यहीं से शुरू करना चाहिए उसको, तो लुकिंग इनटू द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी एंड द बैकग्राउंड ऑफ द प्रमोटर। इसमें देखेगा हाउ द कंपनी वाज सेटअप एंड हु वर द ओरिजिनल इन्वेस्टर। ठीक है, मतलब कंपनी की हिस्ट्री देखेगा, टर्निंग पॉइंट क्या थे, कोई सर्वाइवल स्ट्रेटेजी क्या अडॉप्ट की है। ठीक है, मार्केट से कितना एंजॉय करती है कंपनी एंड कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जिससे मतलब इंपैक्ट हुआ कंपनी के बिजनेस पर। ठीक है, तो इसके आगे है एक तरह से इसमें क्या क्या आएगा, काफ़ी सारे एग्जांपल दिए, हम सिर्फ 4-5 याद करेंगे। उसकी शॉर्ट फॉर्म बनाइए हेल्प से याद करेंगे। एच से हमारा हिस्ट्री ऑफ द बिजनेस विद इंपॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जब भी कंपनी के इंपॉर्टेंट सप्लायर्स है गुड सर्विसेज के, उनके साथ कंपनी की क्या हिस्ट्री रही है। ठीक है, इसे देखेगी फिर कंपनी एम्प्लॉयमेंट, मतलब एक तरह से जो भी गया ड्यू डिलिजेंस करने वो देखेगा एम्प्लॉयमेंट बाय लोकेशन, सप्लाई, वेज लेवल्स, यूनियन कॉन्ट्रैक्ट्स, पेंशन कमिटमेंट्स, गवर्नमेंट रेगुलेशन। ठीक है, L से है हमारा फिर लोकेशन ऑफ द प्रोडक्शन फैसिलिटीज, वेयर हाउसेज और ऑफिस। ठीक है, फिर है P से हमारा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड मार्केट। ठीक है, मेजर कस्टमर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, टर्म्स ऑफ पेमेंट, प्रॉफिट मार्जिन, मतलब एक तरह से एग्जांपल है प्रोडक्ट्स मार्केट्स की एक तरह से। ठीक है, कंपटीटर्स देखो, प्राइसिंग पॉलिसी देखो, रेपुटेशन देखो, वारंटीज देखो, ऑर्डर बुक देखो, ट्रेंड देखो, मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखो। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला हिस्ट्री वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर हो गया CM का HR मोटा है। R से हमारा है रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, बिफोर कमेंसिंग द रिव्यू ऑफ ईच ऑफ द एस्पेक्ट कवर्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटेंट शुड एग्जामिन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टारगेट कंपनी हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग विद स्टैट्यूट गवर्निंग द टारगेट कंपनी, मतलब देखिएगा कि अगर जो स्टैट्यूट लगता है टारगेट कंपनी के ऊपर उस तरीके से फाइनेंशियल बनाए हैं कि नहीं उन्होंने। फिर देखिएगा फ्रेमवर्क फॉर PPFS। ठीक है, एंड द रेलिवेंट AS, ये देखेगा उस हिसाब से बने कि नहीं, मतलब स्टैट्यूट, फ्रेमवर्क एंड रेलिवेंट AS। ठीक है, अगर नहीं बने तो अकाउंटेंट शुड रिकॉर्ड अ डेविएशन फ्रॉम द अबव एंड कंसीडर वेदर इट वारंट एंड इंक्लूजन इन द फाइनल, मतलब एक तरह से देखेगा कि यार इसके बारे में मुझे बोलना चाहिए फाइनल रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, ऑन ड्यू डिलिजेंस, मतलब एक तरह से फाइनल रिपोर्ट ऑन ड्यू डिलिजेंस के अंदर FRDD के अंदर बोलना चाहिए कि नहीं। फिर आफ्टर हैविंग एन ओवरऑल व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज मेंशन्ड इन द अबव पैराग्राफ्स द अकाउंटेंट शुड रिव्यू द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द टारगेट कंपनी इन ग्रेट डिटेल, मतलब कह रहे हैं जो भी ऑपरेटिंग रिजल्ट्स है ना सब कुछ ऊपर के देख लिया आपने, देख लिया एक तरह से हिस्ट्री देख लिया आपने, रिव्यू कर लिया एंड आपने अकाउंटिंग पॉलिसी देख ली ना, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपको ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ग्रेट डिटेल के अंदर देख लिया है। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक एन इवैल्यूएशन ऑफ द प्रॉफिट रिपोर्टेड बाय टारगेट कंपनी। ठीक है, इसका रीजन क्या है, द प्राइस ऑफ द टारगेट कंपनी वुड बी लार्जली बेस्ड अपॉन इट्स प्रॉफिट, जैसे होता है ना कि EPS वगैरह से इफेक्ट होती है प्राइस, तो वो हमें ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, अकाउंटेंट शुड कंसीडर द प्रेजेंस ऑफ एन, मतलब इसको ध्यान में रखना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी हो सकती है इनकम या एक्सपेंस की जिससे इफेक्ट हो सकता है ऑपरेटिंग रिजल्ट्स को, उसका ध्यान रखना है कि ऐसा कोई आ तो नहीं आ रहा होगा तो हटाएगा ऑब्वियसली, मतलब एंटिटी को बोलेगा उसके बारे में लिखेगा FRDD के अंदर अगर जरूरत पड़ी तो।
फिर ये कह रहे हैं इट इज एडवाइजेबल टू कंपेयर द एक्चुअल फिगर्स विद द बजटेड फिगर्स फॉर द पीरियड अंडर रिव्यू, ठीक है, एंड दोज ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड। कह रहे इस कंपैरिजन से क्या पता चलेगा अकाउंटेंट को कि रीजन बिहाइंड द वेरिएशन, मतलब क्यों चेंजेस आई हैं। इट इज इंपॉर्टेंट द ट्रेडिंग रिजल्ट्स ऑफ फॉर द पास्ट 4 to 5 years आर कंपेयर्ड एंड द ट्रेंड ऑफ नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट अराइव्ड है, ठीक है। उसके बाद लिखा है इन्होंने इन द केस ऑफ मेनी एंटरप्राइजेज द वैल्यूएशन इज मेनली बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ नेटवर्थ ओनली, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं, फॉर वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्लांट इफ रिक्वायर्ड असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट वैल्यूअर्स कुड आल्सो बी टेकन, ठीक है। The exercise to evaluate the balance sheet of the target company has to take into consideration the basis upon which assets have been valued, ठीक है। मतलब कह रहे हैं जो बैलेंस शीट की एक तरह से वैल्यूएशन की एक्सरसाइज है आपकी, उसके अंदर क्या कवर होना चाहिए आपको ये बेसिस देखना है कि एसेट्स कैसे वैल्यू हुए हैं, लायबिलिटीज कैसे रिकॉग्नाइज हुई हैं, ठीक है। द नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस हैज टू बी अराइव्ड एट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द इंपैक्ट ऑफ ओवर और अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, ठीक है, एंड लायबिलिटीज, ठीक है। अकाउंटेंट शुड पे पर्टिकुलर अटेंशन टू द वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट के बारे में और पर्टिकुलरली बोला है इन्होंने। उसके बाद हमारा इस वाले रिव्यू के पॉइंट के अंदर ही आता है हमारा हिडन लायबिलिटी की कैसे वैल्यूएशन मतलब चेक करोगे और ओवर वैल्यूड एसेट को कैसे चेक करोगे। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों ही आ सकते हैं बिकॉज May 24 में नहीं आया। तो हिडन लायबिलिटीज की शॉर्ट फॉर्म बनाई है हमने SC/ST LLB, ठीक है, कोई बुरा मत मानना, इस शॉर्ट फॉर्म है SC/ST LLB, ठीक है। ऐसे हो गया हमारा द कंपनी मे नॉट शो इन एनी शो कॉज नोटिसेज विच हैव नॉट मैच्योर्ड इनटू डिमांड्स एज कंटीजेंट लायबिलिटीज, ठीक है। मतलब कंपनी का ऐसा हो सकता है ना कि शो कॉज नोटिस नहीं दिखाए हो सकते हैं, तो और मतलब जो भी होगा हमारा ऑडिटर नहीं, मतलब यहाँ अकाउंटेंट है ना, वो चेक करेगा दीज में भी मटेरियल एंड इंपॉर्टेंट, मतलब ठीक है। उसके बाद हमारा SC/ST, सी से हमारा पेंडिंग फाइनल असेसमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी वेयर प्रोविजनल असेसमेंट ओनली हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है। फिर एस से हमारा लॉन्ग पेंडिंग सेल्स टैक्स असेसमेंट, ठीक है। तो टी से हमारा टैक्स लायबिलिटीज अंडर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉ, ठीक है, मतलब DT/IDT में जो भी टैक्स लायबिलिटीज बची हैं वो देखेगा। SC/ST हो गया। LLB पे आते हैं। L से हमारा ह्यूज लेबर क्लेम्स अंडर नेगोशिएशन व्हेन द लेबर वेज एग्रीमेंट हैज ऑलरेडी बीन एक्सपायर्ड, ठीक है। फिर है L से अनरिजॉल्व लेबर लिटिगेशन, ठीक है। B से हमारा लास्ट पॉइंट एग्रीमेंट टू बाय बैक शेयर्स सोल्ड एट अ स्टेटेड प्राइस, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हिडन लायबिलिटीज, ये देखेगा मतलब अकाउंटेंट। फिर उसके बाद है ओवर वैल्यूड एसेट, ठीक है। ओवर वैल्यूड एसेट की शॉर्ट फॉर्म नहीं है, इसका बस एक बार ऐसे समझ आ जाएगा। इसमें देखना पहले अनकोलेक्टेड या अनकोलेक्टेबल रिसीवेबल्स तो नहीं, ऐसा कोई पैसा है कि जिससे पैसा आ ही नहीं सकता कभी, जो उसने दिखा रखा है मतलब एक तरह से बैलेंस शीट के अंदर टारगेट कंपनी ने, ठीक है। फिर है ऑब्सोल्यूट या स्लो मूविंग इन्वेंट्रीज हो सकती है, इन्वेंट्री ज़्यादा एक तरह से वैल्यूड अबव NRV, और या ह्यूज इन्वेंट्रीज ऑफ पैकिंग मटेरियल्स एटसेट्रा विद नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ये हो गया इन्वेंट्रीज के बारे में। फिर हो गया हमारा प्लांट एंड मशीनरी के बारे में, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी अंडर यूज और ऑब्सोलीट एंड देयर स्पेयर्स एंड और एसेट वैल्यूज विच हैव बीन इम्पेयर्ड ड्यू टू सडन फॉल इन मार्केट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि एसेट्स कैरिड एट मच मोर देन द करंट मार्केट वैल्यू ड्यू टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर और फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, ठीक है, और कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर मेनली इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। फिर उन्होंने लिखा है इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पॉइंट, दो इन्वेस्टमेंट कैरिड एट कॉस्ट, दो उनकी रियलाइजेबल वैल्यूज वेरी लेस, ठीक है। फिर है इन्वेस्टमेंट्स कैरिंग वेरी लो रेट ऑफ इनकम और रिटर्न। फिर है ग्रुप कंपनी बैलेंसेज अंडर रिकंसिलेशन। फिर है इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ नो वैल्यू। फिर है लिटिगेटेड या कोई ऐसे एसेट्स हैं लिटिगेटेड या मतलब एक तरह से एंटिटी का उन पर पूरा हक नहीं है बिकॉज लिटिगेशन में चल रहे हैं। ये हो गया हमारा ये ओवरवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स भी। ये हो गया हमारा CM का HR। अब फैट है ना, इज फैट है तो CM HR इज फैट। एस से हमारा क्या, एस है स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, ठीक है। ड्यूरिंग अ ड्यू डिलिजेंस दिस इज वन एस्पेक्ट दैट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड इन डिटेल। इट इज इंपॉर्टेंट देयरफॉर टू मेक अ लिस्ट ऑफ लॉज और स्टैट्यूट्स, जो भी एंटिटी के ऊपर लग रहे हैं उसकी लिस्ट बनाओ, ठीक है, कौन कौन से लॉज एंटिटी के ऊपर लग रहे हैं, ठीक है। और ये ठीक है एज वेल एज टू मेक अ चेक लिस्ट ऑफ कंप्लायंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द कंपनी अंडर, मतलब कह रहे हैं एक तो लॉज की लिस्ट बना लो, फिर देखो उस लॉज के अंदर क्या कंप्लायंस करना है कंपनी को उसकी लिस्ट बनाओ, ठीक है। इफ द कंपनी हैज नॉट बीन रेगुलर इन इट्स लीगल कंप्लायंस इट कुड लीड टू प्यूनिटिव चार्जेस अंडर द लॉ, ठीक है। मतलब कह रहे हैं अगर लीगल कंप्लायंस नहीं किया होगा ना तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी वगैरह लगी होगी, ठीक है। दीज में हैव टू बी क्वांटिफाइड एंड फैक्टर्ड इनटू द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। CM HR इज हो गया हमारा। अब फैट है HR, ठीक है। F से हमारा फाइनेंशियल प्रोजेक्शन देखनी है ड्यू डिलिजेंस के अंदर, ठीक है। अकाउंटेंट शुड ऑब्टेन फ्रॉम द टारगेट कंपनी द प्रोजेक्शन फॉर नेक्स्ट 5 years, नेक्स्ट 5 years की प्रोजेक्शन देखनी है विद डिटेल्ड assumptions एंड वर्किंग्स। ही शुड आस्क द टारगेट कंपनी टू गिव प्रोजेक्शन ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली बेसिस पे लेनी है, ठीक है। उसके बाद है एग्जांपल दिया उन्होंने, अकाउंटेंट इवैल्यूएट्स द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ assumption used in the preparation and presentation of financial projection, ठीक है। इफ द अकाउंटेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट एज assumption used बाय टारगेट कंपनी, उसको लग रहा है यार assumption अनरियलिस्टिक है, मतलब ठीक नहीं है, अकाउंटेंट शुड कंसिडर इट्स इंपैक्ट ऑन द ओवरऑल वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। ही शुड ऑफर हिज कमेंट्स ऑन ऑल द assumption हाइलाइटिंग दोज व्हिच इन हिज ओपिनियन आर नॉट अप्रोप्रिएट। ऑब्वियसली इनअप्रोप्रिएट वालों पे वो अलग से देगा ना, हाईलाइट करेगा उनको, ठीक है।
इन केस अगर वो फील करता है दैट प्रोजेक्शन प्रोवाइडेड बाय टारगेट कंपनी आर नॉट अचीव, मतलब ऐसे ही दे रखी है कोई अचीवेबल नहीं है एंड और अग्रेसिव, ही हैज़ टू मेंशन, मतलब उसको मेंशन करना पड़ेगा अपनी रिपोर्ट के अंदर। सिंपल और नॉर्मल ऑडिट जैसी बातें हो रही हैं, बस यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस के उसके मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो इसलिए हम थोड़ी बस लैंग्वेज डिफरेंट लिख रहे हैं, बस है पॉइंट ऑफ व्यू की बातें वही है सारी, ठीक है। He should thoroughly check the arithmetical accuracy of the calculation made for financial projection, ठीक है। CMHR is फैट, एफ हो गया हमारा, ए से हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर देखो क्या आता है, अकाउंटिंग पॉलिसी आता है कि अकाउंटेंट टू स्टडी द अकाउंटिंग पॉलिसी, उसको स्टडी करना चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसी क्या क्या फॉलो कर रही है बाय द टारगेट कंपनी, उन्हें सर्टेन करेगा वेदर एनी अकाउंटिंग पॉलिसी कोई इनअप्रोप्रिएट तो नहीं है, ठीक है। फिर अकाउंटेंट शुड ऑल्सो सी द इफेक्ट्स ऑफ द रिसेंट चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। द टारगेट कंपनी माइट हैव चेंज्ड इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है, इन द रिसेंट पास्ट, कीपिंग इन व्यू इट्स इंटेंशन ऑफ ऑफरिंग इटसेल्फ फॉर सेल, ठीक है। तो क्या करेगा, overall scope has to be based on the accounting policies adopted by the management, ठीक है। The accountant has to look at any material effect of accounting policies on the overall profitability and their correctness, ठीक है। It is reiterated that accountant should have a detailed look at all material changes in accounting policies in the period subject to review very carefully, उसको changes वगैरह का ध्यान रखना, ठीक है। The accountant report should include a summary of significant accounting policy used by the target company। यस, लास्ट पॉइंट हमारा आता है CMHR इज फैट, टी से टैक्सेशन। टैक्स ड्यू डिलिजेंस इज सेपरेट ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज, बट सिंस इट इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, इट इज जनरली इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक इफ द कंपनी इज रेगुलर इन पेइंग वेरियस टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे हमने वो देखा ना अभी अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर भी देखा कि, सॉरी अकाउंटिंग पॉलिसी वाले में नहीं, हमने फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में भी देखा था, कहीं तो देखा हमने स्टैट्यूटरी कंप्लायंस में देखा था, ठीक है। तो बिकॉज से पेनल्टी वगैरह आ सकती है, टैक्सेस वगैरह टाइम पे दे रही है, द अकाउंटेंट हैज टू लुक इनटू द टैक्स इफेक्ट्स ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा ये वाला क्या प्रोसेस था हमारा, पढ़ा हमने क्या पढ़ा हमने फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के अंदर क्या क्या करते हैं हम, ठीक है, वो है सारा कुछ था ये CMHR इज फैट। तो हमारा इससे ड्यू डिलिजेंस का काफी मेजर पोर्शन खत्म हो गया। अब वर्क अप्रोच पे आते हैं। तो वर्क अप्रोच क्या है, परचेज ऑफ बिजनेस इन मेनी इंस्टांसेस इज द लार्जेस्ट and most expensive assets purchased in the lifetime, and therefore some caution should be exercised through the due diligence process, ठीक है। Therefore the assessing the business's fair value passes through reviewing and reporting on the financials submitted by target company, where assessing the business first हैंड बाय साइट विजिट, मतलब कह रहे फर्स्ट बिजनेस को फर्स्ट हैंड एक तरह से साइट विजिट करके आपको डिटरमिन करना चाहिए ड्यू डिलिजेंस के अंदर, ठीक है। मतलब एक तरह से फिजिकली आपको जाके देखना चाहिए, कहने की बात सिंपल ही है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, वर्किंग थ्रू द ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस विद द एक्विजिशनिंग कंपनी और इन्वेस्टर बाय डिफाइनिंग द की एरिया, मतलब एक तरह से पूरा एक्विजिशन कंपनी के साथ पूरा अच्छे से वर्क करो, पूरा की एरियाज को डिफाइन करने में एक तरह से पूरा ध्यान रखो ताकि आपको पूरा पता चले सारा कुछ, ठीक है। फिर हेल्पिंग प्रिपेयर एन ऑफर बेस्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। ऑफर प्रिपेयर करने में आपको हेल्प, मतलब एक तरह से हेल्प करो इस कंप्लीशन के हिसाब से, ठीक है। फिर डिस्कवरिंग द करेक्ट स्ट्रेटजी इज ऑलवेज चैलेंजिंग एंड इवन मोर ड्यूरिंग चैलेंजिंग इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेज, जैसे वो हो गया कोविड में भी हो गया था और नोटबंदी में हो गया था। ईच सिचुएशन इज यूनिक, ठीक है। द वेरिएबल्स आर न्यूमरस इंक्लूडिंग फैक्टर्स सच एज कंपनी एज, मार्केट जियोग्राफी, प्राइस लेवल्स, कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स टू नेम a few, sorry. But when a company and its products are turned to match market needs and expectations, that is the decision makers and influencers involved in purchase decision, exceptional changes in performance can occur, ठीक है। However कह रहे हैं कि comprehensive model that describes this approach to the work is illustrative, मतलब इसमें कह रहे डिफाइन करो, डायग्नोज, डिस्कवर, डिलीवरी, डिजाइन एंड डिफेंड करो, ठीक है। कोई ज़्यादा काम का नहीं है इसके अंदर। फिर आगे जाए हाउ टू कंडक्ट, मतलब कैसे करोगे, इतना कुछ देख लिया पर करनी कैसे है तो बताया नहीं। कह रहे ओपन माइंड से स्टार्ट करो, डू नॉट एज्यूम दैट एनीथिंग इज रॉन्ग, मतलब कह रहे बिल्कुल पॉजिटिवली चलो, आप माइंडसेट पूरा रखो, जैसे कहते हैं ना पढ़ाई करते टाइम पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए आपको, वैसे कह रहे हैं कि डू नॉट एज्यूम एनीथिंग इज रॉन्ग विल बी फाउंड, ठीक है। मतलब ऐसा करो कि कुछ गलत तुम्हें मिलेगा, सब पॉजिटिवली लेके चलो। फिर उन्होंने बोला है कि आप करो गेट द बेस्ट टीम ऑफ पीपल, कह रहे इफ यू डू नॉट हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल इनसाइड योर फर्म दैट कैन डू द टास्क, फॉर एग्जांपल लैक ऑफ स्टाफ, लैक ऑफ पीपल हु नो द न्यू बिजनेस बिकॉज यू आर एक्वायरिंग अ बिजनेस इन एन अनरिलेटेड एरिया, ठीक है। देयर आर ड्यू डिलिजेंस एक्सपर्ट्स that you can hire, ठीक है। when hiring such professionals look for this experience record in the industry, ठीक है। फिर get help in all areas like finance, tax, accounting, legal, marketing, technology and any other relevant to the assignment, ठीक है। so that you can get a 360 डिग्री का व्यू मिल जाए आपको ऑफ द एक्विजिशन कैंडिडेट, ठीक है। जिसको टारगेट कंपनी का आपको पूरा व्यू मिल जाए, ठीक है। ऐसे बंदे रखो। फिर टॉक, मतलब एक तरह से पूरा एरियाज को भी ध्यान रखो, ठीक है। टॉक टू कस्टमर, सप्लायर, बिजनेस पार्टनर एंड एम्प्लॉइज आर ग्रेट रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेक अ रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच, सो वाइल यू वांट टू डू योर रिसर्च यू आल्सो वांट टू मेक श्योर दैट यू डू नॉट antagonize the team of people of the target company by bogging them down with loads of questions। ऐसा नहीं कि भाई पागल ही कर दिया उनको पूछ के सवाल, वो कहें भाई नहीं करनी हमने मर्जर, रहने दो, माफ करो।
ठीक है. प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट डिटेलिंग द कंप्लायंसेस एंड सब्सटेंटिव रिस्क और इश्यूज. ठीक है. तो सिंपल क्या है इसमें, पहले ओपन माइंड से स्टार्ट करो, बेस्ट टीम लेके आओ, एरियाज को सबको देखो. ठीक है. कस्टमर सप्लायर और बिजनेस पार्टनर एम्प्लॉयज को देखो. ठीक है. रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच लगाओ एंड मतलब ज़्यादा लोड मत दो उनको, एक तरह से मतलब सही सही क्वेश्चन पूछो, एंटेगोनाइज मत करो उनकी टीम को. ठीक है. उसके बाद है कंटेंट्स ऑफ मतलब ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट के अंदर जैसे हम देखते हैं ना ऐसे मतलब जो हमारी रिपोर्ट जाती है ऑडिट रिपोर्ट वहाँ पे कंटेंट्स होते हैं, टाइटल एड्रेस, फिर उसके बाद हमारा ओपिनियन आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, एसपीडी आता है. यहाँ पे क्या कंटेंट ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट के अंदर, डीडीआर के अंदर क्या कंटेंट है. तो एग्जांपल है इसमें एग्जेक्टिव समरी, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड ऑफ टारगेट कंपनी, ऑब्जेक्टिव क्या है ड्यू डिलिजेंस का, टर्म्स ऑफ रेफरेंस एंड स्कोप ऑफ वेरिफिकेशन. ठीक है. फिर है ब्रीफ हिस्ट्री, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ऑब्जर्वेशन ऑन द रिव्यू, असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर. ठीक है. फिर फाइनेंशियल एबिलिटी के बारे में, वैल्यूएशन ऑफ एसेट देखोगे, फिर प्रॉपर्टीज के बारे के ऊपर कमेंट्स वगैरह हैं कोई वो देखोगे, लीजेस के ऊपर कमेंट्स है तो असेसमेंट ऑफ ऑपरेटिंग रिजल्ट देखोगे, असेसमेंट ऑफ टैक्सेशन एंड टैक्सेशन लायबिलिटी देखोगे, फिर देखोगे असेसमेंट ऑफ नेटवर्क देखोगे, फिर स्वॉट एनालिसिस करोगे. ठीक है. फिर इंटरलॉकिंग इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन देखोगे एंड वही असेसमेंट नेटवर्क कर लिया हमने. पॉसिबल लायबिलिटीज ऑन अकाउंट ऑफ लिटिगेशन एंड लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंपनी वो देखना है आपको, मतलब ये आपको लिखना उसके अंदर अगर कोई है तो. फिर कमेंट्स ऑन फ्यूचर प्रोजेक्शन देखोगे, स्टेटस ऑफ चार्जेस, लियंस, मॉर्गेजेस, एसेट्स एंड प्रॉपर्टी देखोगे, फिर सजेशन on ways and means including affidavits, indemnities to be executed to cover unforeseen and undetected contingent liabilities. ठीक है. फिर suggestion on various aspects to be taken care of before and after the proposed merger or acquisition. ठीक है. तो ये हो गया हमारा सारा ड्यू डिलिजेंस पूरा फुल फ्लेज आईसी मॉड्यूल से कवर.